हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपके दिख रहा होगा कि डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो 2021 का है। कौन सा? 2021 के ईयर्स के जो भी एंट्रेंस पेपर हैं डीएलएड के, उनको हम पूरा सॉल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे। तो उससे पहले अगर हम हमारे इस चैनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं और उससे फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। क्या है डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट पेपर में टोटल? तो आपके ऊपर सामने ये दिख रहा होगा कि पीडीएफ है। किसका है? तो यहाँ पर देखिए, जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आपको दस्तखत करवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा। किससे? तो इन्विजिलेटर से। जो इन्विजिलेटर होंगे उससे साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर आपका बुकलेट सीरियल नंबर होगा। ये डीएलएड एंट्रेंस पेपर 2021 का ये किताबचा है, क्वेश्चन पेपर बुकलेट है। ठीक है ना? आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा, वक्त 2 घंटे का मिलेगा और नंबर आज टोटल मार्क्स नंबर टोटल 100 होंगे। ठीक है ना? यहाँ पे आप हॉल टिकट नंबर लिख लेंगे और यहाँ पर ओएमआर नंबर सीरियल जो होगा वो आपका लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसमें मैं बता दूं आपको कि ये 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। कितने? 4 हिस्सों में पूछेंगे। हिस्सा ए में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, आम मालूमात, जनरल उर्दू और उमूमी अंग्रेजी, जिसको जनरल अंग्रेजी कहा जाता है। ठीक है ना? हिस्सा बी में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है और जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं उमूमी जहनी आजमाइश। ये ये 2 हिस्सों में आपके किताबचे पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे। ये ओएमआर हॉल टिकट नंबर पे लिखा हुआ होगा, ओएमआर जो फराहम की जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद आपको रफ पेपर भी क्वेश्चन बुकलेट में मिलेगा। उसके बाद कोई गलती होती तो आप निगरान को बोले, जो इन्विजिलेटर है उसको बोलो और उससे तब्दील कर ले, कहते तो दूसरा ले लें आप, अगर कोई इसमें गलती है तो। अगर किताबचे में आपको 100 मारूजी सवाल कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे है, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में किसी एक को चुनना और ओएमआर शीट पर फुलफिल करना है। इसमें ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करना है हमेशा। ठीक है ना? उससे ओएमआर शीट को क्या करना है? निशान करना, और निशान करना पूरी तरीके से उसको फिलफिल कर देना है, गहराई से, थोड़ा सा भी नहीं छूटना चाहिए। उसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज है कि गलत जवाब पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप कभी भी किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन देंगे तो आप पहले जो ये आपको दिया हुआ रहेगा हिदायत, इंस्ट्रक्शन जो दिए रहते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लिया करेंगे। ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी में निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं, ये प्लस पॉइंट है। 100 में से आपको 100 बनाकर आना है। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, जनरल नॉलेज, आम मालूमात के। तो इसमें पूछा जा रहा है कि माजी में बनाई और इस्तेमाल में लाई जाने वाली अशिया का मुताले को क्या कहा जाता है? जो माजी में बनाया गया और उसका इस्तेमाल भी किया गया तो उसको क्या कहा जाता है? माहिर माजियात कहा जाता है, माहिर फल्कियात कहा जाता है, माहिर आसार कदीम कहा जाता है, माहिर लिसानियात कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है माहिर आसार कदीम कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1600 साल कबल हिंदुस्तान का सफर करने वाला जायर फाशियान का ताल्लुक कहाँ से था? वो जो मतलब 1600 साल पहले हिंदुस्तान में सफर किया था, वो कहाँ से था? श्रीलंका, चीन, नेपाल या फिर अमेरिका? तो दो का जो आंसर है वो है चाइना। कहाँ से? चाइना से सफर करने वो जो आया था वो फाशियान, जिसको फाहियान कहते हैं, फाहियान का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो वो चाइना से है। ठीक है ना? नायब सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे पर कौन हटा सकता है? मतलब नायब सदर जमहूरिया जिसको कहते हैं वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना? वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको, मतलब उसके ओहदे से कौन हटा सकता है, उसके पद से कौन हटा सकता है? सदर जमहूरिया, वजीर आजम या फिर पार्लियामेंट या फिर भारत के चीफ जस्टिस? तो उसे जो हटा सकता है वो हटा सकता है सदर जमहूरिया। 3 का जो आंसर होगा वो होगा नायब सदर जमहूरिया को ओहदे पे से हटा सकता है, सॉरी, इसका जो आंसर होगा 3 का वो होगा सी आंसर होगा। कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट उसे हटा सकती है, वो भी इम्पीचमेंट लगा करके। क्या लगा करके? इम्पीचमेंट लगा करके उसे यहाँ से हटा सकती है। ठीक है ना? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि बुनियादी फराइज किस तरमीम के तहत आइन में शामिल हुआ? बुनियादी फराइज कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को। किसको कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं, एफ आर जिसको कहते हैं। तो वो है 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो उसमें कहा था कि कौन से तरमीम में, कौन सा मतलब अमेंडमेंट आया, 40वें अमेंडमेंट, 42वें या फिर 44वें या फिर 46वें? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा 42वें अमेंडमेंट 1976 में। क्या हुआ? 42 अमेंडमेंट, जिसको कहते तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42 अमेंडमेंट को, इसमें शामिल किया गया था बुनियादी फराइज, फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद है कि वजीर आजम के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कितनी रकम के माली राहत पैकेज का ऐलान किया गया? आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने पैकेज का ऐलान किया गया? 10 लाख, 10 लाख करोड़,
15 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए या फिर 25 लाख करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 लाख करोड़ रुपए। कितने? 20 लाख करोड़ रुपए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया का सबसे ठंडा बर्रे आजम कौन सा है? अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया है या फिर अंटार्कटिका है? तो 6 का जो आंसर है वो है डी, अंटार्कटिका। पूरी बर्फीली एरिया है और ये सबसे ठंडा कहते हो बर्रे आजम है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिंदुस्तान में बनाई गई कोविड शील्ड वैक्सीन किस कंपनी के जरिए बनाई गई थी? आप देखेंगे कि दो वैक्सीन लगती है। एक तो लगती है कोवैक्सीन। क्या लगती है? एक लगती है कोवैक्सीन लगती है, कोवैक्सीन, ठीक है। और दूसरी लगती है कोविशील्ड। तो ये किससे बनाया गया? सीरम से, शिप्ला से या फिर सारा से या फिर कैडिला से? तो ये बनाया गया था, 7 का जो आंसर है वो सीरम इंस्टीट्यूट से बनाया गया था। कहाँ से बनाया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट से बनाया गया था। कौन सा? तो कोविशील्ड वैक्सीन लगा था कोरोना वायरस के टाइम में। ध्यानचंद का ताल्लुक किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, वॉलीबॉल से या फिर कुश्ती से? तो ध्यानचंद जो है इसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इसका जो है हॉकी से रिलेटेड है। इसकी पैदाइश कितनी है? ध्यानचंद की पैदाइश 29 अगस्त को है। कब है? 29 अगस्त को है। और इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया भी जाता है, ठीक है। बिजली के बल्ब की इजाद किस साइंसदान ने की थी? बिजली का बल्ब जिसको आप बल्ब कहते हैं वो किसने? न्यूटन ने किया था, आइंस्टीन ने किया था, फ्राइडे ने किया था या फिर एडिसन ने किया था? तो उसे क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन पूरा नाम है इसका। एडिसन ने क्या था? बिजली के बल्ब का इजाद। किसका? बल्ब का इजाद किया था थॉमस अल्वा एडिसन। यौम खवातीन क्या है? यौम खवातीन किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, 5 सितंबर या फिर 14 नवंबर या 1 दिसंबर? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है यौम खवातीन दिवस, जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड वुमन डे। क्या है? वर्ल्ड वुमन डे। अजीम सयाह इब्ने बतूता किस दौर हुकूमत में हिंदुस्तान आया था? इब्ने बतूता किस दौर हुकूमत में आया था? अकबर के टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, रियासुद्दीन बलबल के या फिर बहादुर शाह जफर के? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। भारत छोड़ो तहरीक कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो तहरीक करारदाद किस शहर में मंजूर की गई? तो ये कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी, कलकत्ता में, दिल्ली में या फिर लाहौर में? उस वक्त चल रहा था 1942 में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसी में किया गया था, इसको मंजूरी दी गई थी। और ये चला था कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में चला था 1942 का अधिवेशन कांग्रेस का, और जिसके तहत भारत छोड़ो तहरीक को करार दिया गया था। साइमन कमीशन हिंदुस्तान में कब भेजा गया? साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया, 38 में आया, 1940 में या फिर 1942 में? तो 13 का आंसर क्या? 1928 में साइमन कमीशन आया था। क्या? साइमन कमीशन 1928 में आया था। मुजाहिद आजादी अशफाकुल्ला खान का बाई वतन कौन सा है? अशफाकुल्ला खान कहाँ के थे? फैजाबाद से थे, शाहजहांपुर से थे, अलीगढ़ से थे या फिर आगरा से थे? तो 14 का जो आंसर है वो है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से कौन थे? तो अशफाकुल्ला खां का जो ताल्लुक था वो था शाहजहांपुर से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किस मजमून से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी? कौन से मजमून से पीएचडी किया था? माशियात से, सियासियात से, समाजियात से या फिर कानून से? तो 15 का जो आंसर है वो है कि इन्होंने माशियात से, इकोनॉमिक्स से किया था पीएचडी। किससे किया था? पीएचडी इकोनॉमिक्स से किया था। 1982 ईस्वी में बनाई गई फिल्म गांधी, गांधी 1982 में बनी थी। फिल्म का नाम है गांधी जी का किरदार किस फनकार ने अदा किया था? संजीव कुमार ने, बेन कंगिसले ने, नसरुद्दीन शाह ने या फिर टॉम हॉकिंस ने? तो ये बैन जो थे, ये बैन ने बेन कंगिसले ने इसको कैरेक्टर को अदा किया था। इसी ने हीरो, इसका गांधी फिल्म का हीरो जो है वो यही है, बैन किंगिसले। नेक्स्ट है कि हुकूमत हिंद ने नीति आयोग की तश्कील कब की थी? नीति आयोग, नीति आयोग किसको कहते हैं? जिसको आप NIT आप यूज करते हैं, NIT है। नीति आयोग कब बना था? 2015 में बना था। किसको चेंज करके? तो ये चेंज करके प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नया नाम दिया गया था नीति आयोग, ठीक है ना। तो ये कब किया गया था? जनवरी में, जनवरी 2015, सितंबर 2015, अप्रैल 2016 या फिर जून 2017? तो ये किया गया था जनवरी 2015। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि वजीरत तालीम हुकूमत हिंद मौजूदा वजीर ममलिकत कौन सी है? अर्जुन मुंडा, हर्षवर्धन या फिर पीयूष गोयल, संजय धोत्रे? तो इसका जो मौजूद वजीर ममलिकत है वो कौन है 18 का? तो 18 का आंसर है संजय धतुर।
संजय धोत्रे ने डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खिलाफत तहरीक को शुरू करने में सबसे अहम किरदार कौन रहनुमा का था? किसका था? मौलाना आजाद, सैयद शरफुद्दीन का, शौकत अली मोहम्मद अली का, रफ़ी अहमद बख्त खां का, या फिर सैयद शरफुद्दीन कादरी अब्बास अली? इन दोनों में से किसका था? तो ये खिलाफत तहरीक जो था ये चला था इन दोनों शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने मिलकर चलाया था और यही रहनुमा थे उस वक्त। आलमी तंजीम बराए सेहत WHO का सदर दफ्तर कहाँ वाक़ है? WHO का क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? सदर दफ्तर। तो ये जेनेवा में है, पेरिस में है, रोम में है, या फिर न्यूयॉर्क में है? तो 20 का जो आंसर है वो है कि जेनेवा में। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है जेनेवा में। ठीक है ना? जेनेवा का है, तो ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। उमूमी उर्दू, अब यहाँ से उमूमी उर्दू, ये जनरल नॉलेज था 20 क्वेश्चन। फिर आपका 10 क्वेश्चन जनरल उर्दू, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से होगा। तो जनरल उर्दू है कि जोश और जज्बे के तहत हमारे मुंह से अक्सर हवा, सॉरी, जोश और जज्बे के तहत हमारे मुंह से अक्सर क्या निकलता है? ओहो, आहा, वाह, उफ, आह जैसे आवाज निकलते हैं। ऐसे अल्फाज को क्या कहा जाता है? फजाहिया कहा जाता है, नदाइया कहा जाता है, तशखीस कहा जाता है, या फिर तनवीन कहा जाता है? तो 21 का जो आंसर है इसको फजाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजाहिया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वो अल्फाज जो मानी में से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे एक जैसे ही मिलते जुलते हैं, मुजक्कर अल्फाज कहते हैं, मुरक्कब अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं इसको। तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, एक जैसे अल्फाज जिसको कहते हैं। ठीक है ना? आंखें भर आना, बगले झांकना, दिल बाग बाग होना की मिसालें हैं। ये क्या है? कहावत है, मुहावरे हैं, फिक्रे हैं, या फिर जुमले हैं? तो ये मुहावरे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है 23 का? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आम तौर पर इशारे में काफिया के बाद जो अल्फा सॉरी अशार में जो काफिया के बाद जो लफ्जी अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहर कहा जाता है, वजन कहा जाता है, मतला कहा जाता है, या फिर रदीफ कहा जाता है? तो 24 का आंसर है वो उसे रदीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदीफ कहा जाता है। पहला तो एक शेर हुआ, तो वो जैसे हैं अगर लास्ट में आ रहा है तो नेक्स्ट में भी हैं आता है, या फिर ये आया ऊपर में तो नीचे भी ये आएगा, तो ये कहलाता है रदीफ कहलाता है। ऊपर वाले को काफिया, नीचे को रदीफ कहते हैं। इस्तारा लफ्ज मुस्तारा से बना है, जिसके मानी क्या है? मुस्तारा मतलब क्या होता है? उधार लेना, मिजाज पूछना, तारीफ करना, या फिर मिसाल देना? तो 25 का जो आंसर है वो है उधार लेना। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उधार लेना। बात करने वाला सामने जो मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है, जैसे तुम, जैसे तू, तू, तुम, आप, उसे क्या कहते हैं? जमीर शख्सी, जमीर गायब, जमीर मुतकल्लिम, या जमीर हाजिर? तो 26 का जो आंसर है वो है कि डी, जमीर हाजिर कहा जाता है उसको जो मौजूद है सामने में। मैं खत लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा लफ्ज मफूल है? मतलब कि फेल काम बताया जा रहा है, कौन सा मफूल काम हो रहा है? मैं खत लिख रहा हूँ या फिर हूँ? तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा कि खत। क्या है? मफूल क्या है? खत है। गर्मी से मुज़तरब था ज़माने ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये शेर एक मिसाल है किसका? मुकाबले का, मवाजना का, मुबालगा का, या फिर तलमीह का? तो 28 का जो आंसर है वो है मुबालगा। क्या है? मुबालगा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि मारूफ अफसाना निगार प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय, अमृत राय, श्रीपत राय, या फिर अवध नारायण राय? तो 29 का जो आंसर है वो ए आंसर है, धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जेल में से कौन सी किताब मौलाना आजाद की तसनीफ नहीं है? तर्जुमान अल कुरान, गुबार खातिर, क्या है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, या फिर आसारुल सनादीद? तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आसारुल सनादीद जो है ये बिल्कुल भी नहीं है मौलाना आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था, गुबार खातिर लिखा था, तर्जुमान अल कुरान लिखा था, और इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट आता है जनरल इंग्लिश, उमूमी इंग्लिश। अब इसमें क्या? फिल इन द ब्लैंक करेक्ट आंसर। आई एम टायर्ड, मैं मतलब थका हूँ। आई एम टू बेड नाउ। तो डैश, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या होगा? गो होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, या फिर गोइंग होगा? 31 का जो आंसर होगा वो होगा गोइंग। क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू बेड नाउ। वाटर डैश एट द 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइल्ड, बॉइल्स, बॉइलिंग, या फिर बॉइल्स? तो 32 का आंसर होगा वो होगा बॉइल्स। क्या होगा? बॉइल्स होगा। ठीक है ना? इट्स क्वार्टर टू 9, मतलब ये क्वार्टर टू 9 मतलब 8:30 हो रहा है, मीन्स इट इज
क्वार्टर टू 9 मतलब कि पौने, क्वार्टर पास 9 हो जाएगा तो साढ़े, क्वार्टर टू 9 है तो यहाँ पर 8:50 के मारे बदला रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। वी डैश डेविड इन टाउन अ फ्यू डेज, यहाँ पर कौन सा होगा? सी, सॉ, सीन या फिर सीज? तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा सॉ। यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्यू डेज अगो, अगो हो गया तो किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात होगी तो हमेशा V2 लगेगा, इसलिए V2 बी 100 हो जाएगा। सी का दूसरा फॉर्म है 100। ठीक है ना। नेक्स्ट है डैश यू एवर प्लेड टेनिस, मतलब कभी तुमने टेनिस खेला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डज, डिड, डू, हैव। 35 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हैव यू एवर प्लेड टेनिस, क्या तुमने कभी टेनिस खेला है? देयर पीपल वर टेकन डैश द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट, टू, एट, इनटू, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो ये होगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, टू लग जाएगा। दे, थ्री पीपल वर टेकन टू द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट। हैव यू एवर बीन हैदराबाद, तो यहाँ पर क्या रहेगा? टू, एट, इनटू। 37 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आर यू एंग्री, क्या तुम गुस्सा हो? डैश व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पर क्या होगा? 38 का जो आंसर होगा वो होगा अबाउट होगा। क्या होगा? अबाउट होगा। आर यू एंग्री अबाउट व्हाट हैपेंड? ठीक है ना। नेहा हैज गॉट मैरिड डैश शी वाज 25 years, तो 39 का जो ऑप्शन होगा व्हेन, सिंस, एज, फॉर, तो यहाँ पर क्या होगा? व्हेन। नेहा हैड गॉट, नेहा ने शादी कर ली व्हेन शी वाज 25, जब वो 25 साल की थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन व्हेन लग जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग डैश मॉर्निंग, तो फॉर, सिंस, फ्रॉम, टू, तो यहाँ पर रहेगा सिंस लग जाएगा, मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आती है। क्या होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, तो इसमें बात होती है कि आपको टीचर जैसे मेंटल रखना है, आपको टीचर जैसे सोचना, थिंकिंग करनी है। तो यहाँ पर एक किसी फर्द को पेशा मुअल्लिम में कामयाबी मिलने के इम्कान ज्यादा होंगे अगर वो फर्द मतलब मुअल्लिम के खानदान से हो, लच्छेदार गुफ्तगू करने में माहिर हो, कायल करने का बेमिसाल सलाहियत, या फिर तदरीस में तरबियत याफ्ता हो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तदरीस में तरबियत याफ्ता होगा तो वो माहिरीन होगा, और वो सब उसके जो इम्कानात होंगे वो ज़्यादा होंगे, और अच्छा मतलब पेशा मुअल्लिम में कामयाबी उसको मिल सकती है और अच्छा मुअल्लिम बन सकता है। ठीक है ना। दर्जा झेल में मुअल्लिम की सबसे बुनियादी मतलूबा खूबी है, क्या है? कमरे जमात में सख्त नज़्म ज़ब्त करना, अपने मौजू के वाज़ेह मुदल्लल मुनज़्ज़म तरसील करना, वक्फा वक्फा पर लतीफ़े और कहानियाँ सुनाकर तलबा को एक से एक काम करना, अच्छे तलबात की खूब तारीफ करना। 42 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा कि अपने मौजू के वाज़ेह मुदल्लल और मुनज़्ज़म तरसील रखना, मतलब कि उसको पढ़ाने का तरीका बढ़िया हो, मौजू को वाज़ेह कर सके, ठीक है ना, और उसको मुनज़्ज़म तरसील कर सके। अगर बच्चा को कमरे जमात में सख्त नज़्म ज़ब्त करेंगे तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा? जितना ज़ोर से बोलेंगे, जितना उसको कहेंगे सही से रहो, ये करो, वो करो, तो वो उतना नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है ना। वो बदमाशी ना करना कहेंगे तो बदमाशी करेगा। वक्फे-वक्फे में लतीफ़ा या कहानियाँ सुनाएँगे तो क्या होगा? जब हम त रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उस बीच में जोक मार देगा तो फिर क्या होगा? जो सीखने का होगा वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छे तलबात को खूब तारीफ़ करना, जब अच्छे तलबात की तारीफ़ की जाएगी तो क्या होगा? जो कमज़ोर होंगे वो क्या होंगे? एहसास कमतरी का शिकार होंगे और वो सीखने की तरफ राग़िब नहीं होगा। वो कहेगा सर उसी की तारीफ़ करें, हम लोगों की नहीं। लेकिन अक्सर क्या करना है? सभी की तारीफ़ करना है, तो वो अच्छे से डिस्कवर भी कर पाएगा जो चीज़ नहीं आ पा रही है, और जिन चीज़ों को वो सीखना चाह रहा है उस पे और ज़्यादा ध्यान देगा। एक अच्छा मुअल्लिम कौन होता है? जो बहुत समझदार होता है, जो खामोश मिजाज हो, जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब हो, जो अपने मज़मून पर उबूर रखता हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो अपने मज़मून पर उबूर हासिल करेगा वो एक अच्छा मुअल्लिम होगा। 43 का जो आंसर होगा वो डी होगा। मुअल्लिमीन के लिए डैश की सबसे ज़्यादा अहमियत है, किसकी? नज़्म-ओ-ज़ब्त की, तदरीसी मज़मून पर उबूर की, प्रिंसिपल की, या फिर हुकूमत और मुआशरे की? तो 44 का जो आंसर होगा वो होगा तदरीसी मज़मून पर जो उबूर हासिल होगा उसकी ज़्यादा अहमियत होगी। आपको नज़्म-ओ-ज़ब्त, जब आप तदरीसी मज़मून पर उबूर होगा तो आप बच्चों को जैसे पढ़ाएँगे बच्चा वैसे पढ़ेंगे। आपको पढ़ाने की टेक्निक आनी चाहिए, तकनीक आनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। तो ये सब क्या होता है? जब मज़मून आपके ऊपर उबूर होगा तो आप पढ़ा भी सकते हैं आराम से। जब मज़मून में कुछ रहेगा ही नहीं आपके, तो आप क्या सुनाएँगे? चुटकुला सुना सकते हैं, ये सब। तो इसमें कोई भी मुअल्लिमीन या फिर मुअल्लिम अपने बच्चों को सही राह पर नहीं ले जा सकता। तलबा इम्तिहान की कॉपी जाँचने में किसी मुअल्लिम का रवैया कैसा होना चाहिए? अगर तलबा का आप कॉपी चेक कर रहे हैं, आप एग्ज़ामिनर हैं,
आप एक टीचर है, आपको मिली कॉपी मिली किसी बच्चे की चेक करने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, सख्त, नर्म, मारूजी या फिर मौजूई। तो 45 का जो आंसर है वो मारूजी। क्या होना चाहिए, आपका रवैया जो होना चाहिए वो मारूजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से बदला लेना बच्चे से या फिर उसके लाइफ से खेल जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सब कुछ भुला करके आपको एकदम नॉर्मल होकर के कॉपी चेक करना और सही चेक करना है। अच्छे मुअल्लिम की मिसाल डैश जैसी है, कैसी, मोमबत्ती जैसी, ट्यूबलाइट जैसी, हीटर जैसी या फिर पंखा जैसी। तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा ये, मोमबत्ती जैसी मिसाल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक अच्छे मुअल्लिम की मिसाल मोमबत्ती जैसी है। तदरीस एक डैश है, फन है, साइंस है, फन और साइंस है, कायल करने वाला अमल है। तो 47 का आंसर होगा वो होगा फन और साइंस है। क्या होगा, ये एक फन भी है और ये एक साइंस भी है, तदरीस। एक तालिब इल्म आपकी क्लास में अक्सर गैर हाजिर रहता है, आप क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा है वो मतलब कंटिन्यूअसली आपके क्लास में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेंगे, तालीम की अहमियत से रोशनास कराएंगे, इम्तिहान में उसे फेल करेंगे या फिर गैर हाजिर होने की वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप उसके गैर हाजिर होने की वजह जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना। तलबा किसी एक मौलवी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत है, इसकी क्या वजह हो सकती है, मौलमा मुकामी है, मौलमा प्रिंसिपल की रिश्तेदार है, मौलमा के पास बहुत सी डिग्रियां या फिर मौलमा अच्छी तरह पढ़ाती है। तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन होगा, मौलमा अच्छी तरह पढ़ाती है। ठीक है ना। 49 का आंसर होगा डी। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा, और बच्चे को अच्छा लगेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे बच्चे आपके। ठीक है। बच्चों के बर्ताव में तब्दीली लाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, सख्त सजा, इनामात, वालिदैन से शिकायत या मुनासिब रहनुमाई व मशावरत करना। तो 50 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेंगे, मुनासिब रहनुमाई और मशावरत करेंगे बच्चे के साथ, तो उसके अंदर जो है वो उनके बिहेव में तब्दील आने लगेगी। ठीक है ना। रमसा, RMSA मुहिम का ताल्लुक तालीम के किस सतह से है, कबल इब्तदाई से, सानवी सतह से या फिर आला से। तो 51 का जो आंसर है वो है सानवी सानवी सतह से, मतलब सेकेंडरी से। ताल्लुक इसका जो किससे है, रमसा का, सेकेंडरी से। ठीक है ना। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीम के शोबे में कितनी सरमायाकारी हद रखा गया है, मुल्क की जीडीपी का 6%, मुल्क की जीडीपी का 4%, मुल्क की जीडीपी का 5% या फिर 2%। तो ये जो रखा गया है वो रखा गया मुल्क की जीडीपी का 6% रखा गया 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कौमी तालीमी पॉलिसी में। ठीक है ना। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौजूदा तालीमी मॉडल का जेल क्या है, 5-3-3-5 है, 5-3-4-4 है, 4-3-3-4 है, 5-3-3-4 है। तो 53 का जो आंसर है वो है 5-3-3-4। ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। कौमी यौम तालीम कब मनाया जाता है, कौमी यौम तालीम यानी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 11 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर, 1 दिसंबर। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को किसकी पैदाइश है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश है, जिसकी याद में हम कौमी यौम तालीम मनाते हैं। हमारे मुल्क में 5 सितंबर को यौम असातिज़ा किस शख्सियत की यौम पैदाइश मनाया जाता है, ये मतलब कि टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद के, राधा कृष्णन के, राजा राम मोहन राय के या फिर राधा स्वामी के। तो ये मनाया जाता है राधा कृष्णन के, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो मौजूदा शेखुल जामिया कौन है, नवाब छतरी, जमीरुद्दीन शाह, तारिक मंसूर या फिर नसीम अहमद। तो 56 का जो आंसर है वो है तारिक मंसूर। कौन है, तारिक मंसूर जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया VC है। ठीक है ना, वाइस चांसलर। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में वाक़ है, मैसूर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो ये सालार जंग म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में मशहूर है, और आप जाकर के देख सकते हैं हैदराबाद में, तो सालार जंग म्यूजियम आप जाकर के देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय के क़याम का बुनियादी मकसद क्या है, देही इलाकों के ज़हीन तलबा को आगे लाना, शहरी इलाकों के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना, दर्जे फहरिस्त ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को आगे लाना, या फिर यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना। तो 58 का जो आंसर है वो है कि देही इलाकों के ज़हीन तलबा को आगे लाने के लिए नवोदय विद्यालय का क़याम किया गया। अच्छा, आप कमेंट में लिख कर के बताएं कि टोटल नवोदय विद्यालय कितना है इंडिया में। NCERT का क़याम का बुनियादी मकसद क्या है, ठीक है, स्कूली तालीम से मुतालिक मालूमात मरकजी रियासती हुकूमत के सलाह मशवरा देना, आला तालीम से मुतालिक मालूमात की मरकजी और रियासती हुकूमत को सलाह का मशवरा देना, पेशा वाराना तालीम के मालूमात को मरकजी हुकूमत को सलाह देना, या फिर जो तालीम मुतालिक मरकजी रियासत की हुकूमत को सलाह व मशवरा देना है। तो ये 59 का जो आंसर है, 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि स्कूली तालीम से मुतालिक मामलात में मरकजी और रियासती हुकूमत को सलाह व मशवरा देना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्या है 60 का, मारूफ मुजाहिद आज़ादी मुसन्निफ और मुफस्सिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का ताल्लुक किस प्रदेश से, किस जिले से है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से? बाराबंकी से, आजमगढ़ से, कानपुर से या फिर बुलंदशहर से? तो 60 का जो आंसर है वो है कि बाराबंकी से। मारूफ मुजाहिद आज़ादी मुसन्निफ और मुफस्सिर जो है मौलाना अब्दुल माजिद, इनका जो ताल्लुक है वो है बाराबंकी जिले यूपी से। दारुल नदवतुल उलूम का क़याम कब अमल में आया? देखिए नदवतुल उलूम कब एस्टेब्लिश हुआ? 1860, 1888, 1894 या फिर 1914 में? तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1894 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि आईन हिंद के दफा में 14 साल की उम्र के मुफ्त लाजिम की गई किसमें बात की गई? दफा 45, 42, दफा 30 या फिर दफा 28 में? तो आर्टिकल 42 में कहा गया कि बच्चे को जो है 14 साल से कम उम्र तक क्या करना है? मुफ्त और लाजमी तालीम है, 42 में कहा गया। ये बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, ये कहा गया है इसमें आईने हिंद में दफा 14 साल से कम उम्र तक, ये कहा गया दफा 45 में कहा गया। किसमें? 45 में कहा गया कि बच्चे को मुफ्त और लाजिम तालीम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में दी जाएगी। यूनेस्को का सदर दफ्तर कहाँ है? यूनेस्को का मतलब के हेड क्वार्टर कहाँ है? ठीक है ना, HQ जिसको कहते हैं। यूनेस्को को कहते हैं पेरिस में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है या फिर टोक्यो में है? तो 63 का आंसर जो है वो है कि यूनेस्को का जो है यूनेस्को का सदर कहाँ है? पेरिस में है, जिसको UNESCO आप लिखते हैं। ठीक है, यूनेस्को, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है पेरिस में। तालीमी पॉलिसी 1986 के ऐलान के वक्त मुल्क का वजीर आजम कौन था? मतलब कि तालीमी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है उस वक्त कौन था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, आनंद, कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। तो ये थे राजीव गांधी। कौन थे? 64 का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, राजीव गांधी उस वक्त थे। मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक मुल्क की कुल तालीमी शरह कितनी थी? मतलब एजुकेशन जो था उसका परसेंटेज कितना था 2011 के काउंटिंग के हिसाब से? 68.04, 70.04, 72.04 या 74.04? तो इसका जो सही आंसर है वो है 74.04। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यौम कंप्यूटर खानदगी कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 2 अप्रैल, 2 जुलाई या फिर 2 दिसंबर? 66 का जो आंसर होगा वो होगा 2 दिसंबर। ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर के मौजूद किसे तस्लीम किया गया? कौन इसको खोजा? इसके आविष्कारक कौन है? इसे कौन कहते हो? इसके बानी कौन है? बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, एस्टन जॉनसन है या फिर चार्ल्स बेबेज? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। ठीक है, बी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सीखने के अमल का सबसे पहला जुज क्या है? मेहनत, तजस्सुस, ईमानदारी या फिर तजुर्बा? 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर होगा तजस्सुस। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डैश में बच्चों को मुताला की आदतों का फरोग किया जाता है? अजीम शख्सियात के बारे में मालूमात फराहम करें, मुताला की अहमियत सेमिनार करें, मुताला की अहमियत तकरीरी मुकाबला करें या फिर दिलचस्प अदबी मवाद फराहम करें? तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा कि दिलचस्प अदबी मवाद फराहम करेंगे। क्या करेंगे? बच्चों को मुताला की आदतों को फरोग के लिए दिलचस्प और अदबी मवाद फराहम करेंगे। बच्चों के साथ मरासलत का मतलब क्या है? बच्चों को हुक्म देना, बच्चों को हिदायत देना, बच्चों के सवाल पूछना या फिर बच्चों से तबादला ख्याल करना? 70 का जो आंसर है वो है कि बच्चों के साथ, बच्चों से तबादला ख्याल करना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर बोला गया कि डैश से बच्चों को मुताला आदतों को फरोग। बच्चा क्या होता है, शुरू में पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसको सबसे ज्यादा क्या पढ़ता है? स्टोरी पढ़ता है। बच्चा क्या करता है? स्टोरी पढ़ता है। तो उसको स्टोरी बोलेंगे पढ़ने के लिए, या फिर राइम्स पढ़ता है बच्चा, इसी कहानी को पढ़ता है। तो राइम्स भी आप कह सकते हैं, राइम्स पढ़ें। तो इससे क्या होता है, बच्चे में मुताला की जो आदत होगी वो बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आप अच्छी अच्छी बुक भी पढ़ सकते हैं और दूसरी बुक को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उमूमी जहनी आजमाइश, जनरल मेंटल एबिलिटी 71 से, यहाँ से आपको पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी। अब इसको कैलकुलेट करना, बनाना है कैसे कैसे है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो यहाँ पर देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 0, 3, 8, 15, 24, 35 डैश, क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, 1 में 3 जुड़ा, 3 में क्या हुआ? 5 जुड़ा, 5 में 7 जुड़ा, 2 जुड़े से चला गया, 7 में 9 जुड़ेगा, 15 में 9 जुड़ा, 24 में 9 2 11 जोड़ेंगे तो 35, 35 में हम जब 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 8 3 1 4 48,
48, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। 8 4 12 24 72 36। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो 108 और 216 का आधा आधा होता चला जा रहा है। 73 का जो आंसर होगा वो ए होगा, इसलिए कि 4 का दुगुना 8 है, 12 का दुगुना 24, 36 का दुगुना 72, तो 108 का दुगुना क्या होगा 216 हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 74 है 144 डैश 64 36 सब्सटीट्यूट 0। तो ये 0 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बी 100 हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए कि 2 का है, 2 के बाद सीधे 4 6 8 10 12, तो ये 2 के स्क्वायर से बढ़ता हुआ चला है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 100 है, फिर 99, फिर 95, 86 है, 70 है, 45 है। तो इसको कैसे कैसे, यहाँ पर इसका ऑप्शन 75 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 का आंसर जो होगा वो होगा सी 9 आंसर हो जाएगा। क्या होगा 9 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि डी ए जी डी ई जी डी आई जी डी ओ जी, तो आगे क्या होगा, तो इसमें देखिए आपके डी और जी सेम है सब में। ठीक है ना, सब में डी और जी सेम है, तो सबसे पहले डी और जी सेम हो गया। अब क्या है, ए बी सी डी छोड़ करके ई दिया हुआ है, तो बीच में क्या छूट गया, बी सी डी छूट गया। ठीक है ना, और फिर ई दिया हुआ है, उसके बाद क्या एफ जी एच छूट गया, आई दिया हुआ है, तो ओ के साथ क्या होना चाहिए, पी क्यू आर छोड़ देना चाहिए, एस हो जाना चाहिए। देखिए ए बी सी डी ई पर ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर डी वाई एस हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस हो जाना चाहिए, डी वाई एस। लेकिन 76 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा डी। क्या हो जाएगा, डी यू जी दे दिया है यहाँ पर, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पी क्यू आर एस टी यू हो जाएगा। ठीक है ना। ज़ेल हरूफ में से 4 खाली जगहों में तरतीब के हरूफ के सेट आएगा। अब इसको फिल करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 32 है, तो 32 है, तो इसको क्या करेंगे 8 पार्ट में बांट देंगे, 8 6 को 32, 4 पार्ट में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में बांट दिए। एक पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, दो पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 3 पार्ट, 4 पार्ट में हम बांट दिए। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए m के बाद क्या आ रहा है, तो m के बाद क्या है, a दिया हुआ है, तो यहाँ पर a दे देंगे। ठीक है ना, फिर b a के बाद क्या है, फिर b है, तो यहाँ पर b लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर m के बाद फिर क्या है, तो m के बाद फिर a आ जाएगा, और फिर a के बाद क्या है, तो a के बाद फिर a है। ठीक है ना, तो a के बाद जब फिर a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a b a m। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर BCD को 2 3 4 लिखते हैं, BCD को क्या लिखते हैं, 2 3 4 लिखते हैं, तो B 2 है, C 3 है और D 4 है। तो HIJ को क्या लिखेंगे, तो HIJ को जो लिख देंगे वो 76 का C आंसर 8 9 और 10 लिखाएगा। ठीक है ना। अगर DO का मतलब 19 है, तो GO का मतलब 22 है, तो O का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे 79 का आंसर O का मतलब हो जाएगा 15। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ओ का मतलब हो जाएगा 15, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर एएमयू को बी एन वी लिख सकते हैं, तो ए के बाद बी, एम के बाद एन, यू के बाद बी, तो मानू को क्या लिखेंगे, तो एम के बाद एन होना चाहिए, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, बी यू के बाद बी बी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एन बी ओ वी बी हो जाएगा। 80 का, अगर किसी किताब की कीमत 150 रुपए, तो 20% आयत मिलने पर वो किताब कितने रुपए की हो जाएगी, 150 रुपए की किताब है आपको। ठीक है ना, और 20% मिल रहा है, तो 20% में 15 दूना 30, तो क्या होगा, कितने रुपए में मिलेगी, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 120 रुपये। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि एक दर्जन कलम की कीमत 144 रुपए, तो 44 कलम की कीमत कितनी होगी। एक दर्जन मतलब के 12 की कीमत क्या है, 144 है, तो 44 कलम की कीमत कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा 528 888। तो आप इसको जो कैलकुलेट करेंगे, तो 82 का जो आंसर होगा वो होगा 528 रुपये। कितना हो जाएगा
528। एक तालिब इल्म ने 500 नंबरात इम्तिहान में 400 नंबर हासिल किए, इसका फीसद क्या होगा? 500 में 400 किए तो 80% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 83 का। एक स्कूल में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद 1/4। अगर स्कूल में लड़कियों की तादाद कुल तादाद 1000 है तो लड़कों की तादाद कितनी है? लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की 1/4 है। लड़के की तादाद अगर x है तो क्या है? x/4 किसका है? लड़कियों की तादाद है। तो अब इसमें बोल रहा है कि लड़कियों की कुल तादाद, तो लड़की की कुल तादाद क्या है ना? 1000 है। तो लड़कों की तादाद कितनी होगी? तो 1000 बट्टा आप अगर 4 कर दे तो 4 8, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है ना? फर्स्ट डिवीजन में पास होने के लिए 60% नंबरात की जरूरत है। 1200 नंबरात के इम्तिहान होंगे तो फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना होना चाहिए? तो फर्स्ट डिवीजन के लिए 720 होना चाहिए। 85 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है ना? किसी अलामती जबान में दिस इज अ बॉय को 1 2 3 4 लिखा गया, दिस इज अ गर्ल को 1 2 3 5 लिखा गया, तो इज दिस अ गर्ल को कैसे लिखेंगे? तो इज दिस अ गर्ल जो होगा वो हो जाएगा 2 1 3 5। क्या हो जाएगा? 2 1 3 5 हो जाएगा। इसलिए कि इज को किस चीज से डिनोट किया गया? तो इज को किया गया 2 से। ठीक है ना? अब यहाँ पर दिस है तो दिस को किससे किया गया? 1 से किया गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर ए है तो ए को किस चीज से? 3 से किया गया। और गर्ल को, तो गर्ल को किससे? 4 से किया गया। यहाँ पर सॉरी 5 से किया गया। गर्ल को कितने से किया गया? 5 से किया गया। तो 2 1 3 5 हो जाएगा। दर्ज झेल में से कौन सा दूसरे से अलग है? बाल्टी, घड़ा, नल या फिर सुराही? तो 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नल। नल बहुत डिफरेंट है। ठीक है ना? बाल्टी, घड़ा और सुराही एक जैसा है। दर्ज झेल में कौन दूसरों से अलग है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये सी आंसर 80 का। ये 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है ना? लेकिन ये दिसंबर, जनवरी, मार्च सब क्या होता है? 31 दिन का होता है। तो इसलिए ये अलग है, फरवरी। मेरा रुख मशरिक के जानिब है। क्या है? मशरिक के जानिब अगर मेरा रुख है 90% के जाविये से अगर मुतरद बाएं और बाएं से बाएं बाएं मुड़ने के बाद कौन से रुख पे जाएंगे? अगर सबसे पहले तो डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना? और रुख कौन सी तरफ है? तो इसको ईस्ट कर दें तो इस तरफ अगर रुख है इसका। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 90 डिग्री के जाविये से मुतवातिर बाएं। अब यहाँ पर क्या है? बाएं इसको घूमना है। ठीक है ना? फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो कौन सी तरफ होंगे? तो ये कौन सी तरफ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 89 का आंसर। वो हो जाएगा मगरिब की तरफ। क्या होगा? मगरिब की तरफ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, अहमद दीवार पर लगी तस्वीर देखकर जैद को बताया कि ये मेरी माँ का इकलौते बेटे की बेटी का बाप है। तस्वीर में कौन है? अहमद की कौन है तस्वीर में? तस्वीर किसकी है? अहमद की है, जैद की है, अहमद के अब्बू की है या फिर जैद के अब्बू की है? तो ये अहमद की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? अहमद की ही तस्वीर है। दर्जा झेल में से इस मिमासिल के अब मिमासिल बॉक्स के इंतखाब कीजिए जो तस्वुर में दिए गए कागज के तरह से मोड़ सकते हैं। अब इसमें कौन सा फोल्ड बन करके, ये फोल्ड बन करके कैसा बनेगा? ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा बनेगा। 1 3, 1 4 या फिर 2 और 4, 3 और 4। तो यहाँ पर 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये और ये एक जैसा हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों बन करके आएगा इसमें। ठीक, अगर मोड़ेंगे तो। नेक्स्ट क्या है? तस्वीर अलिफ और बे, इस दोनों में अब पास डाइस के नुकात पर मुतादिल रुख के कितने नुकात होंगे? तो कितने नुकात होंगे? 6 3 बे या फिर कोई मुतय्यन नहीं कर सकता। क्या होगा कि दिए गए पासों के नुकात के बगैर मुशाहिद कीजिए कि 4 नुकात वाले का रुख, इसके रुख के पीछे क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? तो एक ऊपर दिया हुआ, यहाँ पर देखिए एक ऊपर है, एक यहाँ है। तो एक ऊपर है तो नीचे 6 होगा। तो उस तरफ 6 चला गया। इधर 5 है तो इधर कौन सा हो जाएगा? इधर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रुख के मुकाबले रुख कितने? 4 के इस तरफ कौन सा होगा? 4 के इस तरफ कौन सा हो जाएगा? तो 4 के उस तरफ 6 3 2 या फिर कोई नहीं। तो 92 का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 होगा। 4 के इस तरफ क्या है? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम करेंगे तो शक्ल अलिफ के शक्ल अलिफ में मतलब इस तरफ में किस तरह के कागज से 4 टुकड़ों को मिलाकर कौन सी शक्ल बनाई जाती है? 4 टुकड़ा मिलाकर कौन सी शक्ल बन जाएगी? ए बी सी डी में आपको चूज करना है। तो 93 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इस तरीके का बन जाएगा। ठीक। अब 94 में क्या कहा जा रहा है? शक्ल अलिफ में दी गई है। क्या है? शक्ल अलिफ में दी गई तस्वीर को जेल में से किस तरह दिखाई गई है? तो ये किस तरह दिखाई गई है?
ABCD में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो 94 का जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। शक्ल अलिफ में दिए गए नुकात को मिसाल में कौन सी तस्वीर जाहिर कर रही है? अब देखिए यहाँ पर पहले तो ट्रायंगल है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर सर्कल है और उसमें 2 बूंदा दिया गया है। तो कौन सी तस्वीर है? ABCD। तो इसमें कौन सा मिलेगा? तो 95 का जो आंसर है वो है सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा। ठीक है ना। उसके बाद है कि दर्ज झेल में इसके अशकाल शनाख्त कीजिए और कौन से अशकाल अजाला में अजाफा हो रहा है, कौन से इसमें अजाफा हो रहा है? तो 96 का जो आंसर है वो होगा कि सी में अजाफा हो रहा है। ठीक। इसमें से अलिफ बे जैसे में सुराख में कागज के बने में खोलने में बर उसकी शक्ल कौन सी होगी? कौन सी शक्ल हो जाएगी? इसको मोड़े, इसके बाद इसको मोड़े, फिर यहाँ से फोल्डिंग करें, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अगर दो क्या तो किया गया है तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, 2 होल किया गया है, तो इसमें कौन सी इसमें हो जाएगा, कौन सी शक्ल का हो जाएगा? तो 97 का आंसर है कि ए ऑप्शन के जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये दो सुराख ओपन होगा तो। नेक्स्ट कहते हैं शक्ल में सवालिया निशान पर कौन सी मुनासिब मैट्रिक्स मुकम्मल करता है? ये कौन सा मैट्रिक्स इसको मुकम्मल करेगा? जब ट्रायंगल आया फिर आधा कटा तो यहाँ पर गोला हो गया, फिर ये पर कटा फिर यहाँ पर गोला हो गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा एक्स काटते हुए? तो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। दरअसल जेल में से सवाल या निशान में हिस्सा जेल में कौन सी शक्ल पैटर्न मुकम्मल करेगा? इस एरिया को कौन सा पैटर्न इसमें मुकम्मल करेगा? ABCD, तो ये करेगा डी, ये पूरे मुकम्मल कर देगा इसको। ठीक है ना। दरअसल जेल में से मुसासिलत की तादाद कितनी है? एक तो पूरा बड़ा हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया कि इसमें आधा, ठीक, तीसरा ये हो गया, चौथा ऊपर से हो गया, पांचवा इस तरफ से हो गया, छठा इस तरफ से हो गया, ठीक, उसके बाद सातवां इस तरफ से हो गया, आठवां इस तरफ से हो गया, नौवां इस तरफ से हो गया, 10वां इस तरफ से हो गया। अब इसके अलावा कौन बच रहा है? 11वां इस तरफ से हो गया, 12वां इस तरफ से हो गया, ठीक, 12 हो गया। तो टोटल कितना बोला जा रहा है, कितना है? 12। उसके बाद आप देख लेंगे तो ये पूरा हो गया 13, ये 14, ठीक, फिर ऊपर लेंगे ये 15। उसके बाद आपको कौन सा बच रहा है? 15 के बाद फिर इसके बाद अच्छा, हाँ एक और, मतलब वो तो हो गया। इसके बाद ये पूरा आ जा रहा है इस तरफ, 15, 16, 17, लगभग लगभग ये 18 है। कितना है? 100 का जो आंसर है वो भी 18 है टोटल। तो ये टोटल 100 मार्क्स के रहे और 100 क्वेश्चन हमने डीएलएड के 2021 के करवा दिए। इसके बाद मैं अदर दूसरा भी करूंगा, जो हो सकता है आपका पूरा करूंगा। क्या आप अभी भी अगर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पढ़ना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।